हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था? रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर किया था, एंड हमने एक्वारीजिया के बारे में पढ़ा था और रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड। क्लियर है? आज की क्लास में हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट। स्टार्ट करते हैं फिर। हेडिंग क्या होगी? रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट्स। अब ये क्या है? देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेटल का मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ये क्या है? मेटल 1 है, या फिर हम ये मेटल 1 है प्लस मेटल 2, और यहाँ पे ये सॉल्ट के लिए मैंने S लगा दिया। ठीक है, मेटल 1 प्लस मेटल 2 सॉल्ट। तो क्या होगा? मेटल 1 डिस्प्लेस कर देगा मेटल 2 को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? जैसे ही जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। जिंक सल्फेट प्लस यहाँ पे कॉपर बाहर आ गया, यानी कि अगर जनरल रिएक्शन की बात करें तो ये बन जाएगा हमारा M1S प्लस M2। इस टाइप की रिएक्शन आपने पहले भी कहीं देखी है? जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे जब हमने रिएक्शन देखे थे, कौन कौन से रिएक्शन थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसमें आपने इस टाइप की एक रिएक्शन देखी थी। ये कौन सा रिएक्शन है? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? This type of reaction is known as displacement reaction। इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? और एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल तो बहुत कॉमन था, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जब हम आयरन का रिएक्शन कराएं, किसके साथ? एक हमने आयरन ले लिया है, दूसरा हम क्या ले सकते हैं? हाँ, सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, AgNO3। तो अब बताओ इनकी रिएक्शन होगी या नहीं होगी? कल की क्लास में क्या कहा था मैंने कि जो भी हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी। ठीक है, उसमें हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। अगर सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव होगा आयरन से तो आयरन इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन वहीं अगर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से तो आयरन सिल्वर को इसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। तो इसी के लिए हमें क्या लर्न होना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए। अभी दोबारा से लिखवा दूंगी मैं। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पे क्या है? सिल्वर है, सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव होगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो आयरन क्या करेगा? सिल्वर को उसकी जगह से हटा देगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? Fe, आयरन नाइट्रेट, FeNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दे और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। Fe दोनों साइड 1 1 है, और 2 सिल्वर है, वहां पे भी 2 सिल्वर है, NO3 2 है, और यहाँ पे भी NO3 2 है।
है रिएक्शन बैलेंस, देखो इसको फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। अब हमें देखना है कि लेड ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या करेगा ये उसको उसकी प्लेस से हटा देगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे PbCl2 प्लस Cu। ओके क्लियर है, PbCl2 प्लस Cu। डन, रिएक्शन बैलेंस है, हाँ रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये था मेटल 1, ये है मेटल 2 के साथ सॉल्ट, और हमें मिला है मेटल 1 का सॉल्ट प्लस मेटल 2 अलग हो गया। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, in this type of reaction, more reactive metal displace least reactive, more reactive metal displace least reactive metal from its salt and form new metal salt ठीक है। क्या करता है, जो पहले से ही मेटल सॉल्ट होता है उससे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो उसको उसकी जगह से हटा देता है और नया मेटल सॉल्ट बनाता है, ठीक है। ये कब होगा, जब एक एलिमेंट यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव होगा और दूसरे एलिमेंट को वो डिस्प्लेस कर पाएगा, तभी ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब एक और रिएक्शन है, अगर देखो ये जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है, अगर मैं इसका जस्ट ऑपोजिट कर दूं, ऑपोजिट कैसे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं Cu प्लस PbCl2, तब बताओ यहाँ पे रिएक्शन होगा या नहीं होगा। कॉपर प्लस लेड क्लोराइड रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ऊपर देखो हमने रिएक्शन कैसे किया था, क्योंकि वहां पे लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बट तो यहाँ पे लेड थोड़ी बदल जाएगा, अभी भी तो लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर लेड मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर कभी भी लेड को इसकी प्लेस से नहीं हटा पाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ये बात याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कुछ इस टाइप का, किसके आगे प्रोडक्ट बनाओ, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न है, आप बता पाओगे कि रिएक्शन प्रोसीड होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। पता चले कि आपने ये देख लिया, अच्छा कॉपर इसको हटा देगा और CuCl2 प्लस लेड अलग हो जाएगा, तो ये रिएक्शन आपकी गलत हो जाएगी। क्लियर है, ओके, इतना नोट डाउन करो। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत है। अब हम रिएक्टिविटी सीरीज लिख ले, रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट है, सबसे पहले क्या आता है, पोटाशियम, ठीक है, पोटाशियम है, सोडियम है, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। हम क्या कर रहे हैं, जो ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर नीचे 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 आते जा रहे हैं तो वो लीस्ट रिएक्टिव होता चलता जा रहा है, ओके, ठीक है। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर है आयरन, फिर आता है यहाँ पे कोबाल्ट, आयरन के बाद क्या है, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर आता है हमारा टिन, यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकल, टिन, ठीक है। निकल के बाद टिन है, इसके बाद क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, फिर है कॉपर, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का Hg होता है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या आएंगे, सारे के सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आ जाएंगे, मर्क्यूरी हो गया,
सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। क्लियर है? तो ये एलिमेंट है जो टॉप पे है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, इनको कोई भी एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। और यहां से जो है ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव। और बीच वाले क्या होते हैं, ये सब मॉडरेट होते हैं। जब हमने रिएक्शन देखा था, केमिकल रिएक्शन, तो कुछ ऐसा ही था कि जो सोडियम पोटाशियम थे और ये क्या कर रहे थे, विग्रसली रिएक्ट कर रहे थे। वहीं जो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। और ये बीच के जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ऑक्साइड की लेयर बना रहे थे, या फिर वाटर के साथ सिर्फ वो मेटल ऑक्साइड बना रहे थे। तो इस टाइप का रिएक्शन था कुछ, तो ये सब में काम आएगा। ठीक है, जो भी अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा है ना, उन सब में काम आएगा। प्लस जो भी हमारा लास्ट केमिकल रिएक्शन था मेटल का, मेटल सॉल्ट के साथ, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये लर्न करना ही है। फर्स्ट चैप्टर में भी है, ठीक है, सेकेंड में भी, थर्ड में भी है, आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर है? इसके बाद ये हमने केमिकल प्रॉपर्टी खत्म कर लिया है। अब क्या करेंगे, हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। अभी हम मेटल मेटल के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो हेडिंग लिखो, हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि मेटल की क्या टेंडेंसी होती है और नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी होती है। उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या, आपने K-element शेल के बारे में पढ़ा है। जैसे कि ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, राइट, 9th क्लास में पढ़ा था। ये होते हैं शेल जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, कौन कौन से शेल है ये, के, एल, एम और एन। KLMN शेल के बारे में पढ़ा है। इसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आएगा 8, इसमें भी 8 और इसमें भी हम 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2 8 8 8। ओके, अब क्या है, हम किसी भी मेटल को ले लेते हैं। सबसे इजी मेटल कौन सा अब तक हम एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं, सबसे पहले सोडियम का। ठीक है, सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम क्या है, एक मेटल है। सबसे पहले मेटल की टेंडेंसी देखेंगे, फिर हम नॉन मेटल की टेंडेंसी देखेंगे। जब हमें उनके बारे में पता चल जाएगा तब हम ये पता कर सकते हैं कि वो रिएक्ट क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। अब फर्स्ट शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 ही फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हमने कर दिया 2, सेकेंड में हमने कर दिया 8। टोटल हमने कितने इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए अब तक, 10। अब कितना बचा, सिर्फ 1 बचा। देखो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह थी, हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह थी, हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब थर्ड शेल में भी तो 8 इलेक्ट्रॉन की जगह है, बट हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 1 कर रहे हैं। ऑक्टेट तो अभी भी पूरा नहीं है ना। ऑक्टेट का मतलब होता है कि नोट ऑफ 8, यानी कि 8 की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे 8 की जगह है। जब तक ये 8 की 8 जगह फिल नहीं हो जाते तब तक वो एलिमेंट स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, एक ही एलिमेंट है, उसको अपनी जगह फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तभी जाके वो स्टेबल होगा। बट उसके बाद क्या होगा, वो 7 इलेक्ट्रॉन लेने में इस बेचारे एलिमेंट की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक ही है, तो ये क्या चला के लगाएगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तब भी देखो, अगर मान लो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, अब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कितने बचे, 2 चाहिए था, 2 फिल है, 8 चाहिए था, सेकंड में 8 फिल है, यानी कि अब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल कंपाउंड है, सॉरी स्टेबल एलिमेंट, कंपाउंड नहीं होगा ये, स्टेबल एटम बोल लो या फिर स्टेबल एलिमेंट। ठीक है, अभी ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, कब स्टेबल है, जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब देखो, जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हम कैसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
नेगेटिव होता है। अगर आपके पास कोई नेगेटिव चीज है और आप वो नेगेटिव चीज किसी को दे दो तो आप क्या हो जाओगे, थोड़े बहुत पॉजिटिव फील करोगे आप, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ से नेगेटिव चीज निकल गया, सोडियम के पास से एक नेगेटिव चीज निकल गई तो वो एक से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। सिर्फ एक ही पॉजिटिव लगाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो एक ही बार पॉजिटिव आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है यहाँ पे तो हम 2 पॉजिटिव लिख देते हैं, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उतने पॉजिटिव लिख देते हैं। क्लियर है। ओके, दूसरा मेटल लेके देखते हैं हम। दूसरा मेटल हमने ले लिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8 और 2। अब लास्ट शेल में इसमें भी 8 हमें फिल करने थे, बट इसके पास वैलेंसी कितनी है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, या तो कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, या तो ना चाहते हुए भी इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे किसी को। यही दोनों काम हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन या तो ले ले या तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अब 6 इलेक्ट्रॉन लेने में क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने में या फिर इलेक्ट्रॉन देने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। क्योंकि प्रोटॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन कितने हैं एक एटम के पास, 8 और 2, 10 + 2 12। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के पास उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। हम प्रोटॉन कभी भी बदल नहीं सकते, बस हम इलेक्ट्रॉन बदल सकते हैं। देखो यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी, प्रोटॉन अभी भी इस एलिमेंट के पास 12 है, ठीक है। तो प्रोटॉन हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। प्रोटॉन हमेशा एक एलिमेंट का, एक एटम का प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहता है, सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर 6 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं कहीं से तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन अभी भी 12 है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये एटम क्या हो जाएगा, एटम दिखने में तो स्टेबल है बट इसका जो न्यूक्लियस है उसकी टेंडेंसी खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि 12 प्रोटॉन मिलके कितने हो जाएंगे, 18, ठीक है। 12 प्रोटॉन मिलके 18 इलेक्ट्रॉन को संभाल सके, इतनी ताकत नहीं होती है प्रोटॉन में। तो ये क्या करेंगे, ये चाहेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने से अच्छा है कि मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं। और जैसे ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, Mg, इस पे आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। ये कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, इनको तो नहीं है, इन्होंने तो अपना डोनेट कर दिया। तो मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये कटायन बन जाते हैं। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम कटायन बोलते हैं। क्लियर है। हम क्या लिखेंगे, मेटल हैव टेंडेंसी टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन metals have tendency to donate their electrons and become cation। और क्या बन जाता है, वो कटायन बन जाता है, ठीक है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम कटायन बोलते हैं। आयंस के बारे में पढ़ा था आपने 9th क्लास में, ठीक है। आयंस में क्या होते हैं, एक कटायन होता है, एक एनायन होता है। कटायन होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब जो मेटल है वो कटायन का फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल में हम ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक है। हमने लिया है क्लोरीन। क्लोरीन के पास सबसे पहले देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे हम, 2, 8, 7, 2, 8, 7। तो देखो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास वही 2 रास्ते हैं जो मेटल के पास थे, या तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, या तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। और अभी हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन लेना चाहे इलेक्ट्रॉन देना दोनों ही बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि दोनों में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देना ये ज़्यादा टफ है एज कंपेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेना,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। किससे लेगा पर ये एक इलेक्ट्रॉन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जैसे मेटल है, मेटल के पास क्या था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा इन द सेंस कि वो रेडी थे डोनेट करने के लिए, और नॉन मेटल क्या है, ये रेडी है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, गेन करने के लिए। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इन्होंने क्या लिया, इन्होंने नेगेटिव चीज ले ली है। वो जो मेटल था उन्होंने क्या किया था, नेगेटिव चीज दे दी थी, इसलिए उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। जो नॉन मेटल है उन्होंने नेगेटिव चीज ले ली है, तो इनके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसीलिए हम क्लोरीन के ऊपर क्या करते हैं, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये क्या बन गया, 288। इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, अब ये स्टेबल है, बट Cl की जगह अब आ जाएगा इसके ऊपर Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव क्या है कि ये स्टेबल है, ठीक है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है तब जाके स्टेबल हुआ है, ये नेगेटिव साइन शो करता है। अगर किसी भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है मतलब वो न्यूट्रल है, और अगर कोई चार्ज है तो यानी कि उसने या तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा या तो इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तभी उसके ऊपर चार्ज आ सकता है। क्लियर है, तो ये बन गया Cl नेगेटिव, यानी कि इसने क्या किया, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा था मेटल हैव टेंडेंसी टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम कैटायन। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड बिकम एनायन। क्या बन जाएगा वो, एनायन बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में आप लिख लो ताकि आप भूलो ना। कैटायंस मीन्स पॉजिटिव चार्ज और एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, विजिबल है ये, कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखो यहां से हमने क्या देखा कि मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेना। अब जरा सोचो, अगर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो गायब तो नहीं हो जाएगा, रहेगा तो कहीं ना कहीं, और नॉन मेटल फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा है, वो मेटल से ही तो ले रहा है। तो नॉन मेटल और मेटल एक ही टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन दे देना, और वही जो इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा वाला वही इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो जिसकी वजह से उनके बीच में बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड। और मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। देखो जैसे कि हम नमक की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं, ठीक है, हमने ले लिया है NaCl। अब NaCl का बॉन्ड कैसे बना होगा, हमने सोडियम के बारे में देखा था, अभी हमने क्लोरीन के बारे में देखा था। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसके पास लास्ट शेल में सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। वहीं जो क्लोरीन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये वाला सोडियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ये दे देगा इस क्लोरीन को, और ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, इसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड है ये, ठीक है। एंड आयनिक बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, क्या कौन सा बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड बना है NaCl का। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कौन सा, MgCl2 का ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा लेंगे हम, MgCl2। MgCl2 देखो, मैग्नीशियम के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। वहीं 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन यहाँ पे आएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन को देगा, और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ये बन जाएगा 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर एक नेगेटिव, इसके ऊपर एक नेगेटिव। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे जो कि होगा आयनिक बॉन्ड। ये बनेगा Mg2 पॉजिटिव एंड Cl
नेगेटिव, 2 है ना, तो यहां से बन जाएगा MgCl2। क्लियर है कैसे इनके बीच का बॉन्ड बना है? ये बन जाएगा MgCl2। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और अभी ये जो हमने MgCl2 बनाया इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है कैसे इन्होंने बॉन्ड बनाया था? अब पहले हम आयनिक बॉन्ड के बारे में जानेंगे, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। आयनिक बॉन्ड होता क्या है? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में भी हमने देखा कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब सोडियम ने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया था? क्लोरीन को दे दिया था। जो भी इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट किया है अब उसको उससे मतलब नहीं है, उस एटम का उस इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, आयनिक बॉन्ड क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अभी हमने जो बनाया था NaCl एंड MgCl2, ये इसका एग्जाम्पल है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, प्लस एग्जाम में भी आ सकता है कि NaCl का शो करो कैसे आयनिक बॉन्ड बना है, या फिर MgCl2 का शो करो। क्लियर है? तो जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से आपको शो करना है, प्लस चार्ज भी बना के दिखाना है, क्योंकि आयनिक में जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, तो चार्ज लगाना मत भूलना। क्लियर है? अब हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी physical properties of ionic bond। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा? जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, हाँ, कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, इसकी वजह से इनका बॉन्ड भी बहुत ज्यादा हाई होता है, और बॉन्ड हाई होने से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या है? ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इट इज ऑल्सो known as electrovalent bond। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है? कैटायन एंड एनायन हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। ओके, इन विच कैटायन एंड anion held together, cation and anion held together so strongly। कैटायन और जो अनायन होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड करते हैं। ठीक है, cation and anion held together so strongly and form कंपाउंड। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत पास होते हैं, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे भी जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। हम क्या लिख सकते हैं? इन विच कैटायन एंड एनायन हेल्ड टुगेदर सो स्ट्रांगली एंड फॉर्म कंपाउंड विच इज सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। RT क्या है? रूम टेम्परेचर, विच इज सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। सेकेंड क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, सो हम लिखेंगे दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो इतनी इजीली ब्रेक नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, इनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्या है, एक बात ये मे भी आपको पता हो या फिर नहीं पता हो, पोलर नॉन पोलर के बारे में, उसके लिए आता है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या है कि जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व होंगे, जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। अब देखो, आप सबको ये बात पता है कि जो वाटर होता है उसमें ऑयल मिक्स नहीं होता, क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो पोलर होता है और ऑयल जो है वो नॉन पोलर नेचर में है। तो एक बात याद रखना, जो जैसा होता है वो उसी में ही डिसॉल्व होने की कोशिश करता है, दूसरे में वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दो टर्म आ रहे हैं, एक होता है पोलर और दूसरा टर्म होता है नॉन पोलर। ठीक है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे कि NaCl जो है वो पोलर है, इसीलिए वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, NaCl क्या है, पोलर है, और वाटर क्या है, ये भी पोलर है, इसलिए ये आपस में डिसॉल्व हो रहे हैं। वहीं अगर हमने NaCl को नॉन पोलर में डाल दिया तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, जैसे कि बेंजीन हो गया, कैरोसिन हो गया, नाफ्थलीन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर है नेचर में। ओके, क्लियर है, तभी वाटर जाके NaCl में डिसॉल्व होता है। इसके पीछे का रीजन पता चल गया, क्यों, क्योंकि दोनों पोलर है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब पोलर का मतलब जान लो एक बार। पोलर का मतलब होता है जिसके पास दो पोल हो। कौन से पोल हो, एक पॉजिटिव पोल हो और एक नेगेटिव पोल हो। NaCl के आपने दो पोल देखे हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। वहीं वाटर के दो पोल कौन से हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसलिए दोनों पोलर सब्सटेंस है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बराबर होता है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और कोई भी चार्ज नहीं बचता है। एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन ले लेते हैं, नॉन पोलर का एग्जाम्पल। नॉन पोलर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। नेक्स्ट चैप्टर में ही आप पढ़ोगे बेंजीन के बारे में। और क्या है, CH4 मिथेन। मिथेन आपने पहले से ही नाम सुना होगा। मिथेन भी क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो कभी भी वाटर इन सब में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन पोलर, इसमें कुछ भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलके नहीं बनता, इनमें कोई दूसरा ही बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड का नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, समझ आ गया। पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, पोलर में जिसमें पोल्स बनते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और नॉन पोलर में ऐसा कोई भी पोल नहीं बनता है। ठीक है, न्यूट्रल है, कोई भी इनमें चार्ज का ऐसा वेरिएशन हमें देखने के लिए नहीं मिला है। क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट क्या है, कंडक्टिविटी। लास्ट पॉइंट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। अपने सॉल्ट वाटर का जो ब्राइन सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, सॉल्ट और वाटर का ही तो ब्राइन सोल्यूशन बनता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें इजीली करंट पास हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम सूखा नमक रख दे कहीं और उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उसकी कोई भी कीटायन और अनायन हमें नजर नहीं आते, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है सॉल्ट, वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो बेसिकली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, बट इन मोल्टन और इन एक्वस स्टेट, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। क्लियर है, क्या लिखेंगे हम, इन आयनिक कंपाउंड, इन आयनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड इज गुड कंडक्टर। आयनिक कंपाउंड इज गुड कंडक्टर, ठीक है। आयनिक कंपाउंड इज गुड कंडक्टर इन मोल्टन और इन एक्वस
फॉर्म। ठीक है, आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर है कब? मॉल्टन स्टेट में हो जब, या फिर जब वो आयनिक स्टेट में हो तब वो गुड कंडक्टर है। बट इट इज बैड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म। बट इट इज बैड कंडक्टर, but it is bad conductor in solid form, in solid form। ठीक है, ये बैड कंडक्टर होंगे सॉलिड फॉर्म में। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हमने ले लिया NaCl। NaCl अगर ये सॉलिड है तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट वहीं अगर ये लिक्विड स्टेट में है NaCl, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ओके, क्लियर है? डन। NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, वहीं अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी था आयनिक कंपाउंड का वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? अकरेंस ऑफ मेटल देखेंगे। ठीक है, मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।